हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको जेम 2021 के वेक्टर कैलकुलस के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। इस सॉल्यूशन में फ्रेंड्स मैं आपको कैलकुलेशंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत अच्छे से सिखाऊंगा ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आप वेक्टर कैलकुलस में काफ़ी कंफर्टेबल फील करो। क्योंकि ये जो टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, ये गेट में भी अच्छे खासे स्कोर के साथ पूछा जाता है। तो अब हम देखते हैं जेम 2021 का वेक्टर कैलकुलस का सबसे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको सरफेस एस की इक्वेशन दी गई है। एस इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू R3 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सरफेस कैसी दिखती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको किसी सरफेस की इक्वेशन लिखनी हो तो आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई, और ये जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट दिख रहा है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन दिया गया है R3 के अंदर। अब जैसे फ्रेंड्स देखो, आप ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो R3 में तो बहुत सारे पॉइंट हैं, बट हमें वो सारे पॉइंट्स रखने हैं जहां पर आपका जो जेड का वैल्यू है वो x मल्टीप्लाई बाय वाई के इक्वल हो। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को मैं x बोल रहा हूँ, सेकंड को y बोल रहा हूँ, थर्ड को z बोल रहा हूँ। तो आपको स्पेस के अंदर वो सारे पॉइंट्स देखने हैं जहां पर z की वैल्यू क्या हो, x मल्टीप्लाई बाय वाई। अब फ्रेंड्स ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं R3 के अंदर जहां पर z बराबर एक्स वाई हो। ठीक है, बट आपको कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, आपको वो सारे पॉइंट्स कंसीडर करने हैं जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो फ्रेंड्स इसको आप देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ये कैसा दिखता है। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ये तो ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये जो हमारी सरफेस थी z इक्वल टू एक्स वाई, वो सपोज करो ऐसी दिखती है। मैं बिल्कुल रफ स्केच बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमें इस सरफेस का केवल वही पार्ट कंसीडर करना है जो इसके ऊपर है। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे सपोज करो ये वाला पार्ट है, तो ये हमारी सरफेस एस हो गई। अब इस सरफेस एस का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्या हो गया, ये डिस्क हो गई, ये प्रोजेक्शन हो गया। तो हमारी जो सरफेस एस है वो कैसी दिखती है, वो तो ये रही, और सरफेस एस का प्रोजेक्शन ये रहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आप 3D में सरफेसेस को विजुअलाइज करना सीखो। फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि आपको z इक्वल टू एक्स वाई का ग्राफ पता हो कैसा होता है, आपको इसकी सरफेस की ड्राइंग नहीं करनी, बस आपको इतना समझना है कि z इक्वल टू एक्स वाई, हमें केवल वही वाला पार्ट कंसीडर करना है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 के ऊपर लाई करता है। ठीक है, जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 में यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 0,1। ठीक है, तो जब आप 0,1 रखोगे तो आपका z का वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि z बराबर 0 इंटू 1, तो ये सरफेस कुछ यहाँ से ऐसी जाएगी। ठीक है, हमने सरफेस का रफ आइडिया लिया है, तो हमें पॉइंट्स में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो 3D में क्या दिखता है, बट हमें इतना समझ में आना चाहिए कि हमें सरफेस का इस प्रोजेक्शन के ऊपर पार्ट कंसीडर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम आते हैं वेक्टर फील्ड के ऊपर। हमें जो वेक्टर फील्ड दी हुई है वो दी हुई है F इक्वल टू वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप प्लस का के कैप। ठीक है, और एन कैप क्या दिया हुआ है आपको, कंटिन्यूअस यूनिट नॉर्मल फील्ड टू द सरफेस एस विद पॉजिटिव जेड कंपोनेंट, यानी कि एन कैप आपका नॉर्मल दिया गया है। ठीक है, नॉर्मल किस तरीके से दिया गया है कि आपका जो जेड कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारी सरफेस की इक्वेशन क्या थी, जेड इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देखो कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, z माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आपका जो सरफेस है वो इस तरीके से मैंने लिख दिया, f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अगर आपको इस सरफेस पर एन कैप ढूंढना है तो आप कैसे लिखते हो, ग्रेडियंट ऑफ f डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ f।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल होगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि आपका जो ग्रेडियंट ऑफ एफ है वो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, देखो जेड का डिफरेंशिएशन तो जीरो, अब इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो माइनस वाई तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आप इजीली देख सकते हो कि डेल एफ ओवर डेल एक्स हमारा माइनस वाई के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे तो जेड का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में जीरो और माइनस एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा फ्रेंड्स हमारा माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, तो माइनस का एक्स जे कैप प्लस का, अब आपको डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू देखनी है तो डेल एफ ओवर डेल जेड 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि इस ग्रेडियंट ऑफ एफ के अंदर जेड कंपोनेंट क्या है 1, क्योंकि के कैप का आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो हमें यही वाला ग्रेडियंट ऑफ एफ कंसीडर करना है। इसी ग्रेडियंट ऑफ एफ से वह नॉर्मल मिलेगा जहां पर जेड कंपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव, तो अब मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो ये आपका मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है माइनस का वाई आई कैप माइनस का एक्स जे कैप प्लस का के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका एन कैप का वैल्यू हो गया। तो अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपको सरफेस इंटीग्रल निकालना है एफ डॉट एन कैप डी एस ओवर द सरफेस एस, हमें एफ वेक्टर पता है हमें एन कैप पता है, अब हम डी एस निकालते हैं। फ्रेंड्स हम डी एस को किस तरीके से लिख सकते हैं, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय एन कैप का प्रोडक्ट के कैप के साथ मॉडुलस, और ds को लिख सकते हैं dy dz डिवाइडेड बाय एन कैप का प्रोडक्ट आई कैप के साथ, और ds को लिख सकते हैं dx dz डिवाइडेड बाय एन कैप का प्रोडक्ट जे कैप के साथ। तो यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि आपको जो सरफेस एस है उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऊपर मालूम है, अगर आपको एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन मालूम है तो आप ds को इस तरीके से लिखोगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ds हो जाएगा आपका dx dy डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एन कैप, एन कैप क्या है ये, अगर आप एन कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ करोगे, ठीक है, अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ करो तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर आई कैप और जे कैप वाले कंपोनेंट तो यहाँ पर है ही नहीं ना, तो जैसे अगर आप एन कैप डॉट के कैप लिखने में इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, देखो यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट कितना है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर तो 1 है ही, तो ये एन कैप डॉट के कैप की वैल्यू हो जाएगी आपका ये, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका मॉड्यूलस। तो अब मैं ऊपर से ये रब करता हूँ। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब हम सरफेस इंटीग्रल में हमारी वैल्यूज रखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो कि डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, हमारी जो वेक्टर फील्ड एफ थी वो किस तरीके से गिवन थी, हमारी वेक्टर फील्ड एफ है, आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स वाई आई कैप एक्स जे कैप प्लस का के कैप, तो वाई आई कैप प्लस का एक्स जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, मैंने आई कैप वाले कंपोनेंट को इधर लिखा, जे कैप वाले कंपोनेंट को इधर लिखा, के कैप वाले कंपोनेंट को इधर लिखा, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देखो कि आपका जो एन कैप है, एन कैप वो क्या लिखा हुआ है, आई कैप वाला कंपोनेंट देखो, सबसे पहले आप आई कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका माइनस का वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जे कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, के कैप वाला कंपोनेंट हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना एफ डॉट एन कैप, और अभी मैं ds को ds रहने देता हूँ, हम ds की ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर द सरफेस एस, अब y को मल्टीप्लाई इससे करो तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो आपको ये मिल रहा है। और फिर प्लस का 1/√वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं ds की वैल्यू भी रख ही देता हूँ फ्रेंड्स, तो ds होगा आपका dx dy अपॉन, अब देखो 1 दिस थिंग है ना, तो इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है। अ, ये जो है मेरा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो इसको आप लिख दो यहाँ से, आपका जो ds का वैल्यू है वो हो जाएगा √वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx dy, सिंपल। अब देखो जो सरफेस S है उसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, D से, ठीक है। D क्या है, एक्स वाई प्लेन पर सरफेस S का प्रोजेक्शन, और सरफेस S का प्रोजेक्शन तो हमें मालूम है वो क्या था, D हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये डिस्क थी एक्स वाई प्लेन में। तो अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन को फर्दर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन यहाँ से कॉमन ले लो फ्रेंड्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा √वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर ये भी है √वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, dx dy, और यहाँ पर जो आपका डोमेन D था वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इन सारी स्टेप्स में टाइम लग रहा है, बट अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में करना होता तो मैं सारी स्टेप्स जल्दी जल्दी कर देता। तो फ्रेंड्स अगर आपको वेक्टर कैलकुलस में अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके क्वेश्चन बहुत ही स्कोरिंग होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो डबल इंटीग्रल, अब जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो आप देखो जो हमारा dx dy है वो किसके इक्वल होता है, r dr d थीटा, ठीक है। और आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल। और आप यहाँ पर देखो आपका जो डिस्क है एक्स वाई प्लेन में वो ऐसा दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो बाउंड्री पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 1, यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, आर बराबर 1। तो डिस्क के ऊपर आप देख सकते हो फ्रेंड्स हम आर और थीटा की लिमिट्स निकालते हैं। जब भी आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर की लिमिट निकालते हो आप क्या करते हो, ओरिजिन से एक रे शूट करते हो, ठीक है, हमने रे निकाली। फ्रेंड्स हो सकता है कि आपको डिस्क के पोलर कोऑर्डिनेट्स याद हो, बट फ्रेंड्स एग्जाम में वो कोई भी फिगर दे सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिमिट्स कैसे सेट करते हैं। तो आप ओरिजिन से एक रे डालो, और जो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उससे थीटा लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया एंगल थीटा। अब आप यहाँ पर देखो कि आर की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आर का वैल्यू फाइनल वैल्यू कितना है, देखो आर आपका यहाँ पर 1 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इस लाइन पर क्या किया, थीटा को फिक्स कर दिया। अगर मैं इस लाइन के अलोंग मूव करूंगा तो थीटा फिक्स होगा, तो फिक्स थीटा के लिए आर की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक मूव कर रही है। अब आप देखो फ्रेंड्स थीटा, थीटा तो आपका पूरा 0 से लेकर 2 पाई आप रोटेट कर सकते हो। तो डिस्क के अंदर ही आपका थीटा 0 से 2 पाई रोटेट हो जाएगा, और आर की वैल्यू 0 से 1। तो अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किस तरीके से हो गया, डबल इंटीग्रेशन। जो हमारा इंटीग्रेंड था फ्रेंड्स उसको मैं दिखाता हूँ आपको, तो मैं इसी के अंदर चेंजेस करके लिख देता हूँ फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पर देखो जो आपका माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अगर आप इसको अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर दो फ्रेंड्स तो ये आपको कैसा दिखेगा, माइनस का आर स्क्वायर प्लस 1, सिंपल। dx dy मेरा क्या दिखेगा, आर डी थीटा। तो इसको लिख दो आप यहाँ पर आर डी थीटा, और यहाँ पर आर और थीटा की लिमिट्स लिख दो। तो आर और थीटा की तो बहुत सिंपल सी लिमिट्स थी, तो थीटा की लिमिट है 0 से लेकर 2 पाई, और आर की जो लिमिट है वो है 0 से लेकर 1, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि ये आपका इंटीग्रेंड क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन माइनस आर क्यूब प्लस आर डी थीटा। थीटा की वैल्यू जो है आपका वो 0 से लेकर 2 पाई है, आर का वैल्यू 0 से लेकर 1 है। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनर इंटीग्रल को इवेल्युएट करते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन है ये,
तो आउटर इंटीग्रल को एज इट इज रखो 0 से 2 पाई माइनस का आर क्यूब, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस आर की पावर 4/4 प्लस आर, आर का इंटीग्रेशन क्या होगा आर स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स क्या है 0 से 1 डी थीटा, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 0 से लेकर 2 पाई माइनस का 1/4 प्लस 1/2 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। अब 1/2 में से जब आप 1/4 माइनस कर दोगे फ्रेंड्स तो आपको मिलेगा 1/4 डी थीटा, और थीटा की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 पाई। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका आंसर आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई/2। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी टू मॉडरेट के अंदर रेट करूंगा। अगर आपने वेक्टर कैलकुलस में कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर सही करना चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर आपको दिया गया है कंसीडर द सबसेट एस, एस सबसेट आपको दिया गया है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो ग्रेटर देन 0। आपको पी क्या गिवन है ये गिवन है, और आपको क्यू क्या गिवन है ये गिवन है। पी की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो आपका क्यू की वैल्यू है वो है माइनस का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखो जो आपका सी है वो क्या गिवन है आपको, यूनिट सर्कल ट्रेवर्स इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करो फ्रेंड्स कि ये जो यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन हो और जिसकी रेडियस 1 हो, इसको आप सी मानो, ठीक है, इस सर्कल को, और आपको इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि ये जो आपका वेक्टर फील्ड है, देखो जैसे सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रल ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है एफ डॉट डी आर ओवर द कर्व सी। वेक्टर फील्ड एफ आपका क्या होता है पी आई कैप प्लस का क्यू जे कैप, ठीक है। तो अगर आप वेक्टर फील्ड एफ इस तरीके से मानो पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपकी जो ये वेक्टर फील्ड है पी आई कैप प्लस का क्यू जे कैप, ये ओरिजिन के अलावा हर जगह डिफाइंड है, ठीक है। और ओरिजिन के अलावा जो भी पॉइंट्स है हमारे प्लेन में वहां पर डेल पी ओवर डेल एक्स एग्जिस्ट भी करता है, कॉन्टिन्यूअस भी है, डेल पी ओवर डेल वाई भी एग्जिस्ट करता है, डेल क्यू ओवर डेल एक्स भी एग्जिस्ट करता है, और डेल क्यू ओवर डेल वाई भी एग्जिस्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लेन में ओरिजिन के अलावा हर जगह ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। बट आप एक चीज देखो, ये जो हमारा यूनिट सर्कल है ना, इसके अंदर जो इंटीरियर पार्ट बन रहा है उस इंटीरियर पार्ट में एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां पर वेक्टर फील्ड डिफाइंड नहीं है, तो हम इस लाइन इंटीग्रल को एवेल्युएट करने के लिए ग्रीन्स थ्योरम का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ओरिजिन पर डिफाइंड नहीं है तो आपका जो कर्व का इंटीरियर वाला पार्ट है वो सिंपली कनेक्टेड नहीं बचता। तो अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि हम इस लाइन इंटीग्रल को डायरेक्ट जो हमारा लाइन इंटीग्रल एवेल्युएट करने का तरीका होता है वहीं से एवेल्युएट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि जो मेरा यूनिट सर्कल है उसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, x इक्वल टू कॉस टी, वाई इक्वल टू साइन टी, और आपका जो t का वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई तक वेरी करेगा। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, ये हमारी सी की इक्वेशन है जो हमारा कर्व सी है क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो जब आप पी लिखोगे, पी की वैल्यू क्या है वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। चलो मैं अभी पी की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये हो गया आपका क्यू माइनस का एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है कर्व सी के ऊपर, तो आप यहाँ पर इनको 1 से रिप्लेस कर दो, तो y अपॉन 1 डी एक्स माइनस का x अपॉन 1 डी वाई ओवर द कर्व सी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है कर्व के ऊपर, तो y का वैल्यू है साइन टी, तो यहाँ साइन टी लिख दो। अब आपका dx किसके इक्वल हो जाएगा माइनस का साइन टी, तो y dx यानी कि साइन टी मल्टीप्लाई बाय माइनस का साइन टी डी टी माइनस का x डी वाई। एक्स का वैल्यू कितना है कॉस टी, और जो dy है वो किसके इक्वल होगा कॉस टी डी टी के, तो ये हो जाएगा कॉस टी डी टी। टी का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई होगा। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स
कि ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई माइनस का साइन स्क्वायर टी माइनस का कॉस स्क्वायर टी डी टी। सिंपल। तो आप माइनस बाहर ले लो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा 1 डी टी माइनस का 1 का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई क्या हो गया 2 पाई। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमसे क्वेश्चन में पूछा था 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ये लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व सी था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 पाई। तो यानी कि हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो -2 के इक्वल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स मैं इजी टू मॉडरेट रेट करूंगा, क्योंकि ये जो वेक्टर फील्ड है हमारी पी आई कैप प्लस का क्यू जे कैप, ये हमारी बड़ी ही फेमस वेक्टर फील्ड है। तो इस वेक्टर फील्ड के ऊपर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, गेट और जैम में। तो इस वेक्टर फील्ड पर तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको वेक्टर फील्ड एफ दी गई है y प्लस 1 e की पावर y cos x। मैं फ्रेंड्स हमेशा वेक्टर को इस तरीके से लिखता हूँ, y प्लस 1 e की पावर y cos x, मतलब i कैप वाला कंपोनेंट यहाँ लिखा, उसके बाद कॉमा लगाया। अब j कैप वाला कंपोनेंट y प्लस 2 e की पावर y sin x। सिंपल। आपको क्या दिया गया है फ्रेंड्स, सी एक कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल पाथ दिया गया है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 0,1 दिया गया है और एंड पॉइंट पाई बाई 2,0 दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ सकते हो कि अगर उसने कर्व की इक्वेशन ही डिफाइन नहीं करी तो यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल ही लगेगा, वरना हम इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो आपकी जो भी मर्जी है वो कर्व यहाँ पर आप ले लो। अगर ये वाली जो वेक्टर फील्ड है ये हमारी इस तरीके से हुई, यानी कि ये जो वेक्टर फील्ड है अगर ये कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हुई तो आपका ये जो लाइन इंटीग्रल है ये केवल एंड पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेक्टर फील्ड एफ को अगर आप इस तरीके से लिख पाओ, ग्रेडियंट ऑफ एफ के इक्वल, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्मॉल एफ के इक्वल। इस वेक्टर फील्ड एफ को बोलते हैं हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड, कुछ लोग ग्रेडियंट फील्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग पोटेंशियल फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप वेक्टर फील्ड एफ को ग्रेड ऑफ स्मॉल एफ लिख पाओ तो आपका जो लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर है ओवर द कर्व सी वो किसके इक्वल हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ग्रेडियंट ऑफ एफ का डॉट प्रोडक्ट डी आर वेक्टर के साथ, और ये जो पूरा मतलब हमारा लाइन इंटीग्रल है ओवर द कर्व सी। तो अब यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल से एफ का वैल्यू कहाँ पर, फाइनल पॉइंट पर। फाइनल पॉइंट क्या है, पाई बाई 2,0 माइनस एफ का वैल्यू इनिशियल पॉइंट पर, इनिशियल पॉइंट क्या है 0,1। तो अब हम देखते हैं फ्रेंड्स क्या हम इस वेक्टर फील्ड को इस तरीके से लिख पाएंगे। तो वेक्टर फील्ड एफ हमारा अगर सपोज करो हम ऐसा लिख पाए तो किसके इक्वल होगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस का डेल एफ ओवर डेल वाई जे कैप। बट आपका जो एक्चुअल में वेक्टर फील्ड है वो किसके इक्वल दिया गया है, ऐसा दिया गया है y प्लस 1 e की पावर y cos x, और जो जे कैप वाला कंपोनेंट है वो होगा y प्लस 2 e की पावर y sin x। अब यहाँ पर आप एक चीज देखो फ्रेंड्स, आप इसको m के इक्वल मानो और इसको n के इक्वल मानो। अब आप जानते हो फ्रेंड्स कि अगर हमारी वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड हुई, यानी कि अगर मैं f को ऐसे लिख पाया ग्रेडियंट ऑफ f, तो कर्ल ऑफ f किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक बार कर्ल ऑफ f चेक करो। तो अगर आप कर्ल ऑफ f चेक करोगे तो कर्ल ऑफ f क्या होगा, डेल n ओवर डेल x माइनस का डेल m ओवर डेल y। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आए तो ये जो वेक्टर फील्ड है ये कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकती। बट यहाँ पर जैसा क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो रही है कर्ल ऑफ f 0 ही आएगा। आप इजीली चेक भी कर सकते हो, देखो आप यहाँ पर जब डेल n ओवर डेल x की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, आपका जो डेल n ओवर डेल x है वो होगा फ्रेंड्स, ये तो हमारा कांस्टेंट है y प्लस 2 e की पावर y, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, क्या माइनस करना था, डेल m ओवर डेल y। अब आप जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखो cos x तो बाहर आ गया कांस्टेंट, अब y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई e की पावर y,
तो u डैश v प्लस u v डैश, तो पहले फर्स्ट फंक्शन मानो y प्लस 1 को, सेकंड फंक्शन मानो e की पावर y को, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को कुछ लोग u मानते हैं, सेकंड को v मानते हैं, ठीक है। तो y प्लस 1 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 मल्टीप्लाई बाय e की पावर y प्लस y प्लस 1 एज इट इज e की पावर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर y। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, देखो e की पावर y प्लस e की पावर y, ये क्या हो जाएगा 2e की पावर y, तो ये हो जाएगा cos x इंटू वाई ई की पावर y प्लस, ठीक है, ये y की पावर y तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, प्लस 2e की पावर y। तो यानी कि आप देख सकते हो ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ से e की पावर y कॉमन अगर ले लेते हो फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर y। तो डेल n ओवर डेल एक्स माइनस डेल m ओवर डेल y, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। यानी कि ये वेक्टर फील्ड हमारी जो है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बन सकती है, और ये वेक्टर फील्ड पूरे प्लेन में हर जगह डिफाइंड है, ठीक है, और इसके हर जगह पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको वो प्रॉब्लम लेने की भी जरूरत नहीं है कि ये वेक्टर फील्ड कहीं डिफाइंड नहीं हुई। तो अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि अगर आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स जो है किसके इक्वल हो गया, y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर y cos x के इक्वल हो गया, और आपका जो डेल एफ ओवर डेल y है वो किसके इक्वल हो गया, y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर y साइन x। अब फ्रेंड्स आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, डायरेक्टली f भी सोच सकते हो, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से, बट मैं आपको यहाँ पर मेथड बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास मेथड होगा तो आप किसी भी वेक्टर फील्ड के लिए उसको अप्लाई कर दोगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करो, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो x के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स डी एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो f के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर y cos x dx, ठीक है। अगर आपने इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो y हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो आप y को बाहर ले सकते हो। तो y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर y इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर y sin x, सिंपल। अब आप यहाँ पर देखो जो हमारा कांस्टेंट है उसको मैं फंक्शन ऑफ y लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि हम y को भी एज ए कांस्टेंट ही ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस का 5y केवल ये y का फंक्शन है, तो हमारा जो f है वो इसके इक्वल हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 3, यहाँ से जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे तो वो क्या आएगा, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था कि ये वाली जो चीज है इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या आ रहा था, y प्लस 2 ई की पावर y, सिंपल, प्लस का 5y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 5 डैश y। अब हम एक चीज जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा डेल एफ ओवर डेल y है वो किसके इक्वल था, y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर y मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, ठीक है। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ई की पावर y प्लस का 5 डैश y। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 5 डैश y आपका 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है, फाई ऑफ y मेरा किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल। तो फाई ऑफ y को आप कांस्टेंट लिख दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये कांस्टेंट लिख दिया, तो हमारा जो फंक्शन f है वो किसके इक्वल आ गया, ये हमारा फंक्शन f हो गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स कि आपका जो फंक्शन f है वो किसके इक्वल हो गया, y प्लस 1 ई की पावर y साइन x प्लस का कांस्टेंट, सिंपल। अब हम निकालते हैं लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर, ठीक है, लाइन इंटीग्रल f डॉट डी आर ओवर द कर्व c, वेक्टर फील्ड f कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, तो आप यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो, अगर ये आपका ग्रेडियंट फील्ड है तो ग्रेड ऑफ स्मॉल f डॉट डी आर ओवर द कर्व c, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल से क्या होगा, f एट फाइनल पॉइंट था फ्रेंड्स हमारा पाई बाई 2 0, ठीक है। एक बार मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट देख लेता हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा फाइनल पॉइंट था वो था पाई बाई 2 कॉमा 0, ठीक है, और जो हमारा इनिशियल पॉइंट था वो था हमारा 0 कॉमा 1।
तो ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हो जाएगी f का वैल्यू π/2, 0 पर माइनस f का वैल्यू 0, 1 पर। अब आप देखो यहाँ से जब आप x की वैल्यू 0 रखो तो साइन 0 तो इसको पूरा 0 बना देगा, तो ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट माइनस f ऑफ 0 1। x का वैल्यू 0 रखो फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसका वैल्यू में मिस्टेक कर दिया। जब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जब आप x की वैल्यू π/2 रखोगे, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू π/2 रखोगे तो साइन π/2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 + 1 यानी कि 1 और e की पावर 0 यानी कि 1 और sin π/2 भी 1 होता है, तो 1 × 1 यानी कि 1, तो ये तो 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट एज इट इज माइनस। जब आप अब देखो, अब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि f ऑफ 0 1 में x का वैल्यू 0 है, तो x को 0 रखोगे तो ये पूरा आपका 0 बना देगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 0 + c, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, 1 - 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 1। इस क्वेश्चन को भी मैं मॉडरेट क्वेश्चन रेट करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में अधिकतर सिली मिस्टेक्स हो जाती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट में, तो अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर सही हुआ होगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये आपका स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन है और स्टोक्स थ्योरम का ये आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो आप आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको सरफेस एस गिवन है, वो सारे पॉइंट्स R3 के अंदर जहां पर z का वैल्यू क्या है, z = 1 - x² - y²। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आप z = x² + y², इसको कैसे ड्रॉ करते हो, ये हमारा पैराबोलॉइड होता है, तो ये हमारा ऐसा दिखेगा। अब फ्रेंड्स आप देखो z = -x² - y², ये कैसा दिखेगा, ये जो पैराबोलॉइड है इसको उल्टा कर दो, ठीक है, तो ये हमारा z = -x² - y² दिखेगा। अब अगर इसमें मैं 1 ऐड कर दूं, ठीक है, अगर आप ये वाला जो है इसमें अगर 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो ये जो पैराबोला है ना, ये जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर इसको 1 डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो आपका ये जो पैराबोलॉइड है ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस। फ्रेंड्स ये जो हमारी सरफेस है, ये हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम बहुत बार ड्रॉ किया है, तो एग्जाम में आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। फ्रेंड्स जो हमारा एग्जामिनर है वो 4 या 5 सरफेस के आसपास ही घूमता है, कोन, सिलेंडर, प्लेन, पैराबोलॉइड, ठीक है। हाइपरबोलॉइड भी एग्जाम में मतलब कम ही पूछा जाता है, और इनके अलावा अगर कोई ऐसी सरफेस आ गई जिसको हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को आप बिना सरफेस के ड्रॉ करे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। बट फ्रेंड्स अगर आप जब तक 3D ग्राफ्स विजुअलाइज नहीं करोगे तब तक आपको इन क्वेश्चंस को करने में फील नहीं आएगी। तो अभी मैं इस क्वेश्चन का जो सरफेस ऐसा है उसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस, सिंपल। ये जो हमारा पैराबोलॉइड है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब जो एक्स वाई प्लेन है वहां पर z की वैल्यू क्या होगी, 0, तो जब आप z को 0 रखोगे तो 1 - x² - y² बराबर 0, यानी कि x² + y² बराबर 1। तो ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये है x² + y² बराबर 1। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है 1/π डबल इंटीग्रल, ये हमारा होता है कर्ल ऑफ f डॉट n कैप ds, ठीक है, कर्ल ऑफ f डॉट n कैप ds ओवर द सरफेस s, तो 1/π तो एज इट इज आएगा। स्टोक्स थ्योरम से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr ओवर द कर्व c। अब यहाँ पर जब भी आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करो तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सुनो। ये जो आपका कर्व c है ना, ये बाउंड्री होना चाहिए आपका सरफेस का। तो आपका जो सरफेस है फ्रेंड्स वो किस तरीके से दिया हुआ है, z बराबर 1 - x² - y² और आपका z > 0 है, ठीक है। इसलिए मैंने इस सरफेस को नीचे तक ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि xy प्लेन पर z 0 हो गया और जैसे ही आप ऊपर जाओगे
जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस पर मूव करोगे तो आपका जो सरफेस का जो जेड वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पर आप देखो फ्रेंड्स कि ये जो सरफेस है ये हमारी पैराबोलॉइड सरफेस, इसका जो बाउंड्री है वो सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अब जो सरफेस है उसके ऊपर जो नॉर्मल फील्ड है वो कैसे दी हुई है, जिसका पॉजिटिव जेड कंपोनेंट हो। तो आप ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करके देखो तो आपको ऐसा दिखेगा, नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फील कर सकते हो फ्रेंड, जैसे ये जो पॉइंट है यहाँ पर आउटवर्ड नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा। तो आउटवर्ड नॉर्मल का के कैप कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में आप इजीली फील कर पा रहे हो कि एन कैप होगा। तो यानी कि जब भी एन कैप क्या हो, आउटवर्ड, ठीक है, एन कैप अगर आपको आउटवर्ड दिख रहा हो तो आपका जो ये सी है ना, सी, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेके चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और ये जो कर्व है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस कहाँ से हम देखते हैं, आप सरफेस के ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है, सरफेस के ऊपर खड़े होकर आपको ये कर्व जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आप बोलोगे कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सरफेस के ऊपर रहने पर आपको ये जो कर्व है ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ही इजी तरीका होता है, अपना जो थंब है ना, थंब, उसकी उंगलियों को आप रोटेट करो कर्व की डायरेक्शन में। तो जो आपका थंब है ना, जैसे सपोज करो ये आपकी उंगलियां हैं और ये आपका क्या है, थंब। तो जहां पर आपका थंब होता है वहां पर आपकी आई होती है, ठीक है। तो अगर आप, और ये जो आपका थंब और फिंगर्स हैं ये आपका राइट हैंड आप लेते हो, ठीक है। अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ कि आप जब सरफेस के ऊपर खड़े हो तो आपको ऊपर से ये कर्व एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए। तो अगर आपको ऊपर से कर्व एंटी क्लॉकवाइज दिखे, इसकी क्या ट्रिक होती है, आप अपनी फिंगर्स लो, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को इस में रोटेट करो तो आपका जो राइट थंब है वो अपवर्ड होगा। तो राइट थंब अगर अपवर्ड है तो जहां अपवर्ड होता है वहां से आप देखो आई, तो और जहां से अगर आपका राइट थंब अपवर्ड है तो आप ऊपर से देखोगे तो आपका जो कर्व है वो क्या दिखेगा आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये अच्छा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि बहुत लोग इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं कि सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि इस पॉइंट से देखने पर ये वाला कर्व क्लॉकवाइज दिखेगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, जो हमारा कर्व था उसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो अब आप इस लाइन इंटीग्रल को तो बहुत इजीली इवेलुएट कर सकते हो। तो लाइन इंटीग्रल, अब जो ये कर्व है यहाँ पर x की वैल्यू cos t है और y की वैल्यू sin t है, और z तो हमारा 0 था ही क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में इस कर्व को लेके चल रहे हैं। अब देखो जो आपका वेक्टर फील्ड f है वो किसके इक्वल था फ्रेंड्स, माइनस का y आपका आई कैप वाला कंपोनेंट, जे कैप वाला कंपोनेंट x माइनस 1, और z और k कैप वाला कंपोनेंट जेड स्क्वायर। तो मैं इस वेक्टर फील्ड को लिख देता हूँ माइनस का y x माइनस का 1 जेड स्क्वायर, ठीक है। ये वेक्टर फील्ड f हो गई। f डॉट डी आर, अब डी आर वेक्टर कैसे लिखूंगा, देखो डी आर वेक्टर होता है dx dy dz, सिंपल, ओवर द कर्व c मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट, और 1/पाई मेरा पहले से ही था यहाँ पर। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस का y, तो माइनस का साइन t, और x माइनस वन यानी कि cos t माइनस 1, और जेड स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। अब dx dy dz यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन t dt, dx आपका हो जाएगा माइनस का साइन t dt, सिंपल, और आपका जो dy है वो क्या हो जाएगा cos t dt, ठीक है, और आपका dz क्या हो जाएगा 0। तो dy आपका हो जाएगा cos t dt और आपका dz हो जाएगा 0, सिंपल, ये आपका f डॉट डी आर हो गया। और फ्रेंड्स क्योंकि हमारा कर्व एंटी क्लॉकवाइज है तो t का वैल्यू हम 0 से लेकर 2 पाई लेंगे, t का लिमिट हम 0 से 2 पाई लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। आप एक्स वाई प्लेन लो, आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो आप t का लिमिट 0 से 2 पाई लोगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि अब इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई माइनस का साइन टी मल्टीप्लाई बाय माइनस का साइन टी डी टी, यानी कि साइन स्क्वायर टी डी टी, प्लस का जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर टी माइनस का कॉस टी dt, और प्लस का 0 तो आपका बाद में आ ही जाएगा। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स, ये होगा 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर टी प्लस का कॉस स्क्वायर टी माइनस का कॉस टी dt, सिंपल,
अब आप यहाँ पर एक चीज देखो फ्रेंड्स कि आपका जो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो 1 माइनस का कॉस टी डी टी 0 से लेकर 2 पाई। हम एक बात जानते हैं 0 से लेकर 2 पाई अगर हम कॉस टी को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। और फ्रेंड्स आपका 1 अपॉन पाई तो यहाँ पर चल ही रहा था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई 1 dt, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो आपका ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल।